जी मान्यवर जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि वर्तमान समय में जो ये एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं इस समय दिल्ली में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से किस तैयारी में है और कितनी सीटों पर ये तैयारी चल रही है? क्या आप पूरी दिल्ली को कवर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चितता हम लोग पूरी दिल्ली में तैयारी, सभी सीटों पर हमारे यहाँ जो मजबूत सीट है हमारे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के आकलन में, सर्वे में जो मजबूत सीट हैं वहाँ हमारे सभी जगह प्रत्याशी खड़े हैं। आज फाइनल हो गया है तो आज स्क्रूटनी का टाइम था, जांच के लिए दिन था। देखिएगा यहाँ पर भी मेरा कहना संभव है सार्थक हो जाए कि पता नहीं एआरओ किस मानसिकता के लोग थे। प्रत्येक क्षेत्र में वो लोग क्या सोचते हैं। मान लीजिए आज बीजेपी के नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल का जो प्रेसिडेंट होता है और कई स्टेट का चुनाव होता है या कॉरपोरेशन का चुनाव होता है तो नेशनल लीडर स्टेट प्रेसिडेंट को ऑथोराइज करता है कि वो अपने सिग्नेचर से अथॉरिटी लेटर जारी करेगा कैंडिडेट के लिए। यहाँ माननीय बहन जी ने अपने सिग्नेचर से ओरिजिनल लेटर दिल्ली इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। उसकी फोटोकॉपी अथॉरिटी लेटर के साथ संलग्न करके जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने जो ओरिजिनल सिग्नेचर करके अथॉरिटी लेटर जारी किए। लेकिन एआरओ महोदय ने कहा कि ये तो फोटोकॉपी है। अरे भी बाबा, ओरिजिनल तो आपके इलेक्शन कमीशन को चला गया, आपको अपने इलेक्शन कमीशन से भी बात करनी चाहिए कि क्या प्रोसीजर है, अगर आपको ज्ञान नहीं है। तो मैं उनको चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन तकलीफ जरूर बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी यूपीएससी से आईएएस आईपीएस बन गया, पीएससी से पीसीएस पीपीएस बन गया, तो एक बार एग्जाम हुआ ना, एक बार इंटरव्यू हुआ नहीं, उसके बाद वो दिमाग को कहीं गिरवी रखाया, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या मानक है? क्यों बहुजन समाज के उम्मीदवारों को इस तरह से तंग किया गया? तो हमने, हमारा लोकप्रिय दल है बहुजन समाज पार्टी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटाज के मुताबिक भी हम लोग तीसरे नंबर पर इस देश में राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल है। हमारी सरकार देखी है लोगों ने उत्तर प्रदेश में चलते हुए, न्यायप्रिय सरकार भी। आज उनके लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने मुख्यमंत्री मंत्री का कहना नहीं मानते, लेकिन जब मेरी सरकार चल रही थी, मेरी पार्टी की सरकार चल रही थी, जब मेरी माननीय आदरणीय देश में लोकप्रिय
माननीय बहन जी मुख्यमंत्री के रूप में जब दौरे पर जाती थी और उस जिले के डीएम और एसपी और एसएसपी को जब पता चल जाता था कि आज ये मुख्यमंत्री का दौरा है, तो सीधा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। सीधा बोलते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाए। तो ब्यूरोक्रेट्स, मैं डरना न कहूं तो कम से कम सम्मान करना तो वो जानते थे कि अगर सम्मानित आदमी ने मेरी कोई गलती देख ली तो मुझे धमकाएगा, समझाएगा, पद भी जा सकता है। तो इतना सम्मान था। और सही मायने में कह दूं राजनीतिक रूप में तो मुख्यमंत्री का भय भी था और होना चाहिए। है ब्यूरोक्रेट्स है, क्योंकि संविधान की ये परंपरा है कि एक आदमी जनता का होगा, दूसरा आदमी भारत सरकार का होगा। जनता का प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को उजागर करेगा और सरकार का प्रतिनिधि भारत सरकार के खजाने से लाएगा और जनता की समस्याओं को दूर करके एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने का काम करेगा। लेकिन इस देश में ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का नाटक करते हैं, हल्का पूरा माल खा जाते हैं। मुझे बताओ ना, सड़कें हैं, नगर निगम का चुनाव है ना जी, सड़क बनाने का काम है ना जी नगर निगम का, नाली वगैरह भी बनाने का काम है ना जी नगर निगम का। मैं एक बात और कह रहा हूं, सरकार भी आज उन्हीं की है दिल्ली में और नगर निगम भी उन्हीं का है, क्योंकि बीजेपी और आपका बटा क्या है, एक ही थैली के तो है ना, एक ही गुरु को चले हैं। तो इतनी सामंजस्यता नहीं बिठा पाए। मेरी तरफ से एक निराकरण भी है समस्याओं का कि दिल्ली में इधर टेलीफोन महकमा है, उधर बिजली का महकमा है, उधर पानी वालों का महकमा है, जल बोर्ड है, उधर सड़क बनाने वालों का महकमा है। इनमें आपस में सामंजस्य नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई पहले से इस तरह की योजना नहीं कि भाई हमें ये सड़क बनानी है तो यहाँ आपका बिजली का केबल, बिजली का पोल डालने का कोई व्यवस्था भी। यू आर राइट सर। बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं जिनको हम चलती हुई सड़कों पर जहां काम चल रहा है वगैरह वगैरह हम देखते हैं आते जाते लगातार पिछले कई वर्षों से। अरे सर, सड़क बनाने वाला सड़क बनाता जा रहा है, पीछे से एमटीएनएल वाला आ रहा है, वो खुदाई करता जा रहा है। हम पूछ रहे भाई क्यों खुदाई कर रहे हो? कि तो इसमें केबल दबानी है। अरे बाबा, सड़क बनने से पहले भी तो। और यदि कोई ये कहे कि हमने पीडब्ल्यूडी को या सीपीडब्ल्यूडी को पैसा दिया है तो पैसे का दुरुपयोग नहीं है। दिमाग पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि सड़क बनने वाली है? सड़क बनाने वाले डिपार्टमेंट से क्यों नहीं जानकारी हासिल की कि कब बना रहे हो? तो उससे पहले हम डाल देते हैं। बस केवल मात्र ये कह देना कि हमने फंड दिया है सड़क बनाने के लिए, तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। सामंजस्य बिठाइएगा। अरे आप आईएएस हो, सेक्रेटरी बने हो, आईपीएस हो, पुलिस कप्तान बने हो, या यहाँ पर डीसीपी लगे हो, एसीपी लगे हो, या दिल्ली जल बोर्ड है उसमें इंजीनियर लगे हो, एग्जीक्यूटिव लगे हो, तो पहले से विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जो जनता के लिए सभी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, सरकारी विभाग जो काम करते हैं, उनका आपस में डिस्कशन होना बहुत जरूरी। आपस में तालमेल नहीं, अगर तालमेल हो जाए ना तो वो पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा और जो वांछित योजनाएं हैं उधर पैसा जा सकता है, वहां इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बताओ,
जमुना का प्रदूषण खत्म करेंगे। हो गई जमुना साफ। ये जितने भी वो ऐसी वेशभूषा पहन करके आते हैं, तिलक छापे से लगा करके आते हैं, और ऐसी चोटी उनकी होती है कि जैसे एंटीना हो, इनकी बात सीधी होती है, तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से परिवार पाला जाता है। रोजगार आज देश में खत्म कर दिए गए। जो पीएसयू की वो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की जो कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, वो बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयरलाइंस बेच दी गई, रेलवे लाइन बेच दी गई, निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण सर आरक्षण पर क्या है? और जो ये आरक्षण शब्द जो है, मैंने जनरल चैनल पर भी कहा है, आरक्षण शब्द तो एक दे दिया गया है इस्तेमाल। असली मायने में प्रतिनिधित्व की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात है कि मेरा फला महकमे में इस वर्ग का जो सदियों से दबाया गया हो, पढ़ाई लिखाई करने नहीं दी हो, किसी भी खेल कूद में आगे जाने न दिया हो, आज मुझे गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहिए जो एकलव्य का अंगूठा काट लेता हो। आज एकलव्य काबिल हो गया है, और अब ऐसे ही ना समझे, एकलव्य अब चालाक भी हो गया है, अब अंगूठा देगा नहीं आसानी से। इसलिए चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कई टिप्पणी के लोग बाग उसको सार्थक न मान करके अर्थ का पुनर्थ लगा सकते हैं, तो मैं उन लोगों से सभी से कि वो मेरे शब्दों का कहीं पुनर्थ ना लगा, व्यक्तिगत स्वार्थ में ना जाएं। हाँ, लोकहित की बात करें, लोक स्वार्थ की बात करें, लोकहित की बात करें, और देश के कल्याण की बात सोचें। आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी संभाल भी पाओगे? तो आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बाबा साहेब के संविधान में कोई कमी तो बताओ भाई, कि बस ऐसे ही है कि अमेरिकन महार थे, वो काबिल नहीं थे। राबिया साफिया का केस है, सिविल डिफेंस की लड़की थी, जाफराबाद का केस है। आप मौजूद थे, आप भी गए थे वहाँ मुलाकात के लिए, और हम लोग भी थे, और 4 पुलिस वाले। हाँ जी, जाफरपुर, सॉरी। तो ये नजफगढ़ से नियर बाई पड़ता है, और वहाँ पे जो एक सिविल डिफेंस की युवती को बहुत ही बुरी तरीके से, जी जी, तो देखिएगा वो भी एक अनुसूचित जाति की ही वो बहन बेटी। और अगर मैं कह दूं, जो सहारा समाचार पे मैंने कहा, एक सफाई आयोग का सदस्य आया हुआ था, जब डिबेट में बात चल रही थी, तो जब मेरे से टिप्पणी चाहिए तो मैंने ये कहा कि आज इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति लोग निर्बल, असहाय, कमजोर, पिछड़ा उस वर्ग को जिंदा देखना ही नहीं चाहते। हाँ। न्याय प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया ध्वस्त सी होती नजर आती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जो सीजेआई महोदय आज कहीं राज्यसभा में है, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के और कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन सीजेआई महोदय ने, तत्कालीन के जो मुख्य न्यायाधीश भारत थे, उन्होंने ये कहा अपने अल्फाजों में
कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाओ। तो जब जिस देश में मुख्य न्यायाधीश इस तरह की निवेदन करता हो तो फिर किससे न्याय चाहते हैं? कौन न्याय दे देगा? नहीं तो सीधी सीधी बात है, भाई किसी भी देश में लोकतंत्र चलाने के लिए 4 ही तो स्तंभ हैं। पहला स्तंभ विधायिका है, वो नगर निगम का भी नियम कानून बनाने वाले नगर निगम के सदस्य हो गए। उधर मेयर हो गया, वो कमिश्नर हो गया। उधर फिर प्रांत का राज्य चलाने के लिए प्रांतीय सरकार की विधायिका हो गई, विधानसभा हो गई। और जहां पर दोनों सदन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वह विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, उच्च सदन भी है। जैसे सेंट्रल पर लोकसभा है, राज्यसभा है, तो एक विधायिका है, फिर एक कार्यपालिका है कि जो विधायिका ने कानून बनाए लोक हित में, लोक कल्याण के लिए, अगर उनकी मंशा नेक है तो। नहीं तो कई बनाए हुए कानूनों को केंद्र की सरकार ने वापस भी लिया है। अगर वो ठीक थे तो क्यों वापस लिया? ठीक नहीं थे जनता की नजर में और कानून प्रक्रिया में भी सटीक नहीं बैठ रहे थे, तो भारत सरकार ने ये उचित समझा कि ये कानून रद्द कर दिया जाए, वापस ले लिए। किसानों से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। अब एक विधायिका, उसने कानून बनाया, विधान बना दिया। अब उसको कार्यपालिका लागू कराती है। पुलिस महकमा है इंडिया में। अब यदि कोई उसको तोड़ता है तो न्यायपालिका है, जो तोड़ेगा उसके लिए सजा का प्रावधान है। और यदि तीनों स्तंभ से कोई बात छूट जाती है, जाने में अनजाने में, तो उस चीज को अगर कोई उजागर करता है तो वो आप लोग हैं। निष्पक्ष भाव से देश के हित में, लोकतंत्र के हित में मीडिया वाले लोग इस भूमिका को निभाते हैं। कुछ मीडिया वालों को मैं नहीं कहता, और बड़े बड़े चैनल भी हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं मेरे अल्फाज नहीं है, मेरी सोच भी नहीं है कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोग बाग एक गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग बाग, कि ये गोदी मीडिया के लोग। अब वो गोदी मीडिया कौन सा है आप समझ रहे हैं, जहां तक मेरे अल्फाज जाएंगे वो समझते हैं। मैं भले ही समझूं या न समझूं, लेकिन मैंने तो उन शब्दों की उजागर किया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्रीय सरकार चलानी है, जनता का हित सर्वोपरि है, सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, उनमें भिन्न भिन्न दूसरे भी मद हैं, तो उसको यदि सुचारू रूप से चलाना है, लोकतंत्रीय पद्धति को मजबूत बनाना है, तो पहली बात तो ये कि इन तीनों ही स्तंभों को ठीक ठीक काम करना चाहिए। लेकिन वो व्यवसायिक मामले में एक कस्टम लागू होता है कि भूल चूक लेनी देनी ही, तो अगर तीनों से कोई गलती हो गई है तो धन्य है आप लोग मीडिया वाले लोग। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया आल्सो, और भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, वे सब लोग देश हित में काम करेंगे
तो देश का कल्याण होगा, जनता खुशहाल होगी। और ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहे हों तो मेरी हर वोटर के प्रति मंगल कामनाएं हैं और शुभेच्छाएं भी हैं कि वो इस दौरान उचित कदम उठाएंगे, न्यायप्रिय सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले दल बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट कास्ट करके एक मजबूत नगर निगम की स्थापना करेंगे। और जो दूसरी तरह के लोग हैं उनकी जो दिमागी भूल है उसका वो सुधार करेंगे। इस तरह की मैं मंगल कामना करता हूं कि देश खुशहाल रहे, बहुजन खुशहाल रहे, सर्वजन खुशहाल रहे, प्रांतीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर मेरा मानवीय समाज, भारतीय समाज और मेरा देश खुशहाल रहे। इस तरह की मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपने सुना है माननीय एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी को, जो कि बहुत ही कई गंभीर विषयों पर उन्होंने आपके सामने अपने विचार रखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है यदि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपनी जगह बना पाती है तो निश्चित है कि ईवीएम बिल्कुल हट जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ में कमी है लोकहित की जो बात नहीं पूरी होती, जिससे कि लोकतंत्र को धोखा जो मिले, ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए। देखिएगा, जो अभी आपने डायलॉग बोला कि दिल्ली में बसपा का नगर निगम बनता है, मेयर बनता है, तो जो कि यहाँ का हर आदमी ये आवाज उठा रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, आज भी हैं। कोर्ट में मुकदमे हमारे भी चले थे और आज भी और पार्टियों के लोग भी मुकदमे में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। हम भी उसमें सार्थक प्रयास करेंगे कि जिस सिस्टम पर उंगली उठ गई हो कि ये खराब है, तो उस खराब चीज को बदलने का काम वो फिर मीन्स आपका मतलब है मुकदमे जो चल रहे हैं वो ईवीएम को लेकर ही चल रहे हैं, हमारे और बहुत सारी पार्टियों के लिए। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे दलों ने मुकदमे कायम कर रखे हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे संगठनों ने कर रखे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम संसार पर आपने सुना है माननीय एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी को, और बहुत ही गंभीर विषयों पे इन्होंने बात रखी। इवन सोशल मीडिया के विषय में भी इन्होंने बात रखी, गोदी मीडिया के विषय में भी इन्होंने बात रखी, और सच्चाई का आकलन करने के लिए पूरा का पूरा आपका समर्थन किया है, लोकहित में बात रखी है। उम्मीद करूँगा आप वीडियो को पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।